नमस्कार। आरोह कक्षा 12वीं हिंदी से आज हम पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित ये पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उनकी इसमें दो कृतियां शामिल हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। आज मैं पढ़ा रही हूँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। ये भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि श्रम विभाजन के आधार पर लोगों को बांटना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। पहले क्या होता था, वैदिक युग में जाति के आधार पर 4 वर्ग बना दिए गए थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो इसमें जो नीची जाति का इंसान था, उनके बच्चे वही कार्य करते थे जो कि उनके माता पिता करते थे। जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा होता था, जो भीमराव अंबेडकर ने अपने इस भाषण के द्वारा गलत ठहराया है। कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, उनका यही मानना है। इस पाठ के दौरान उन्होंने यही बताने का प्रयास किया है। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। श्रमिक मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, उनका भी बंटवारा करती है जाति प्रथा। सभ्य समाज के श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में विभाजन अच्छा नहीं है। जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा जो ब्राह्मण कार्य करता है वही करेगा। वह दूसरा कुछ बनना चाहता है तो वह नहीं बन सकता है। क्षत्रिय का बेटा जैसे लड़ाई लड़ना, सेना में जाना, यही करेगा, तो वह दूसरा कुछ बनना चाहता है तो वह नहीं बन पाएगा, क्योंकि उनकी प्रथा में, उनकी जाति में वही कार्य उनको करना होता है। तो जाति के आधार पर कार्य का बंटवारा सही नहीं है। उसमें क्या होता है, मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता का विचार किए बिना किसी दूसरे द्वारा उसके लिए पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि सही नहीं है। चलिए इस पाठ को हम गंभीरता से विश्लेषण के साथ समझते हैं कि और बाबा साहेब, जो कि हमारे संविधान के निर्माता हैं और संविधान के पितामह कहा जाता है उनको, संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने इस भाषण के द्वारा हमें क्या बताने की कोशिश की है। ये विडंबना की ही बात है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। पोषक मतलब जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों की। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार ये कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। मतलब जाति प्रथा तो थी, लेकिन आज के जो सभ्य लोग हैं वो मानते हैं कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का बंटवारा, काम का बंटवारा होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन दोनों में अंतर ये है कि जाति प्रथा है वह श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है, जबकि श्रम विभाजन है वह कार्य के अनुसार लोगों का विभाजन करता है। मतलब जिसमें जो निपुणता रहेगी, कुशलता रहेगी, वह उस टाइप का कार्य करेगा। लेकिन जाति प्रथा में क्या होता है कि जो वकील का बेटा है तो वो वकालत ही करेगा, जो डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर ही बनेगा, जो लोहार का बेटा है वो लोहे का ही काम करेगा। वो अगर वकील और डॉक्टर बनना चाहे तो वो उनके परिवार के, उनकी जाति के खिलाफ होगा।
तो जो क्षुद्र जाति के हैं, नीची जाति के लोग हैं, वो नीचा जो कार्य करते हैं वो ही करेंगे। ऐसा ये इन सब के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आवाज उठाई और नीची जाति के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में ये आवाज उठाते रहे और नीची जाति वालों को सम्मान दिलाते रहे। चलिए आगे क्या बताते हैं। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो जाति प्रथा तो जाति के अनुसार विभाजन करती है, लेकिन श्रम विभाजन में श्रमिकों का विभाजन उनकी इच्छा के अनुसार होता है, वो अस्वाभाविक नहीं लगता। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन भी नहीं करती है, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। क्या? जाति प्रथा। जाति प्रथा श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है और उसमें ऊंच नीच की भावना भी पैदा हो जाती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण का बेटा मंत्र ही पढ़ेगा, कुम्हार का बेटा घड़े ही बनाएगा, कसाई का बेटा कसाई वाला काम ही करेगा, लोहार का बेटा लोहे का काम ही करेगा। तो वो उन बेटों को तो पूछो एक बार उनकी रुचि क्या है। तो ये रुचि छीन लेता है जाति के आधार पर जो विभाजन होता है, और ये ऊंच नीच की भावना भी पैदा कर देता है। तो ये रुचि पर आधारित कतई नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। यहाँ पर भीमराव अंबेडकर ने कितनी गंभीर बात कही है कि जाति प्रथा इतनी दुष्कर है हमारे समाज के लिए कि बच्चा दुनिया में आया नहीं उससे पहले उसका पेशा तय हो जाता है, उसका व्यवसाय तय हो जाता है कि आगे जाकर वह क्या करेगा, जबकि उसकी रुचि और उनकी इच्छाओं को जन्म लेने से पहले ही ये जाति प्रथा के अंतर्गत मार दिया जाता है। क्योंकि माँ बाप का जो दृष्टिकोण होता है और सामाजिक व्यवस्था का जो दृष्टिकोण होता है, उसके चलते उनको ये डिसीजन लेने पड़ते हैं जाति प्रथा के इस चंगुल में फंसकर कि उनकी बिरादरी के लोग यही काम करते आए हैं और यही कार्य आगे भी करेंगे। तो ये है जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। हमेशा हमेशा के लिए सुनार का बेटा ज्वेलरी का ही काम करेगा, सोना ही बनाएगा, वो हमेशा के लिए उसका पेशा तय है। भले ही पेशा मतलब व्यवसाय, उसका धंधा, भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, वह ऐसा पैसा चाहे उससे उसका परिवार न चले, चाहे वह जिंदगी भर कर्जे में डूबा रहे, लेकिन वह दूसरा क्षेत्र अपने लिए चुन ही नहीं सकता, दूसरा कार्य अपने लिए चुन ही नहीं सकता, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। तो आधुनिक समय में यह स्थिति ऐसी आती है, उद्योग धंधों की जो प्रक्रिया है और तकनीकी में निरंतर जो विकास हो रहा है आजकल, और कभी कभी अचानक से टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है, उसमें ऐसी स्थिति आती है कि लोगों को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता
पड़ती है। अभी आपने देखा होगा इस कोरोना टाइम में कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, मैंने कई उदाहरण ऐसे देखे हैं कि अभी किराना वाले जो स्टोर हैं, जनरल स्टोर हैं, मेडिकल वाले और किराना वाले, उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है। जबकि जो ज्वेलरी वाले थे और अच्छे अच्छे दूसरे जो बिजनेस थे, कपड़ा व्यापारी थे, उनका धंधा पूरी तरह ठप बैठा है। मैंने उनको अपना धंधा चेंज करते हुए देखा है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे देखे हैं कि ज्वेलर ने सब्जी बेचना शुरू कर दिया, कपड़ा व्यापारी ने किराने की दुकान खोल ली। तो समय के साथ, क्रांति के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चेंज होना ही पड़ता है अपना परिवार चलाने के लिए और अपनी प्रगति के लिए। तो यहाँ पर भीमराव अंबेडकर यही बताना चाहते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी के चलते हमें अपना व्यवसाय, अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। यही बात समाज के लोगों को और जाति बिरादरी वालों को समझ लेनी चाहिए। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा और क्या चारा रह जाता है। अगर परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं हैं, अपने अनुसार नहीं हैं और उसमें भी हम अपना धंधा बदल नहीं रहे हैं तो फिर भूखे ही मरेंगे और कोई उपाय है ही नहीं। बच्चों, आशा है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स लिखें, मुझे अच्छा लगेगा। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक बढ़ाएं। आपके लिए मैं अच्छे अच्छे लेसन अलग अलग तरीके से लेकर आती रहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। तो जो हिंदू धर्म है अपना, उसमें जो जाति प्रथा का जंजाल है वो हमें अपना पेशा बदलने की अनुमति देता ही नहीं, चाहे हम उसमें कितने भी पारंगत हो। मैं डॉक्टर बनना चाहूँ लेकिन मेरे परिवार वाले तो दूसरी जाति के हैं, वो मुझे डॉक्टर नहीं बनाएंगे। हमारा तो खानदान ये काम करता है तो मुझे वो ही करना पड़ेगा, चाहे मैं पढ़ने में कितनी भी इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसी सोच हमारे समाज की बनी हुई है। आगे लेखक बताते हैं, इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। ये डायरेक्ट फैक्ट है, ये महत्वपूर्ण कारण है बेरोजगारी का, जिसमें लोग अपना पेशा जाति के चलते नहीं बदलते। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा है, उसमें बहुत ज़्यादा दोष हैं। जाति प्रथा के चलते श्रमिकों का भी विभाजन हो जाता है और उसमें ऊंच नीच की भावना पैदा होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। उसकी इच्छा तो मरी जाती है, क्योंकि जो करना चाहता है वह नहीं कर पाता। इसके लिए उसकी खुद की इच्छा पर कोई भी कार्य वह नहीं कर सकता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। तो ये जाति प्रथा के गुण दोष हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जाति प्रथा के वजह से कौन कौन से परिणाम हमें भुगतने पढ़ सकते हैं या पढ़ते हैं। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो उसका आप ये सब कारण लिख सकते हैं। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्था पूर्वक करते हैं, मजबूरी में करते हैं लोग कार्य। कुछ बच्चे बोलते हैं मुझे क्रिकेटर बनना है, लेकिन माँ बाप चाहते हैं कि उनके पिताजी इंजीनियर थे तो अपना बेटा भी इंजीनियर ही बने। एक ये कारण भी है कि बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है लेकिन उसमें वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाता, और जो धंधा वह चुनना चाहता था, जो पेशा अपने लिए चुनना चाहता था, जिस क्षेत्र में वह रुचि के साथ बढ़ना चाहता था, उसको ख़त्म कर दिया और वह आगे नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं वह बाद में बेरोजगार हो जाता है और बेरोजगारी को
बढ़ावा मिलता है। तो ये तो रही श्रम विभाजन की बात कि आप जिस कार्य में कुशल हैं उस कार्य में बढ़ने की कोशिश करें। माँ बाप उनका सहयोग करें, अपने बच्चों का सहयोग करें इस बारे में, उनको बीच में रोड़ा ना बने अपने बच्चों की प्रगति के बीच में। हाँ, ये अवश्य देखें कि वह अपने लिए सही राह चुन रहा है या फिर गलत रास्ते पर भटकना चाहता है। ये अवश्य अपना कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो करते आए हैं वही हमारा बच्चा भी करे, चाहे वह कोई भी कार्य में कितना भी कुशल हो, लेकिन उसको वह कार्य नहीं करने दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और काम कम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम मजबूरी में किसी से दूसरा काम करवाएंगे जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तो वह या तो उस कार्य को टालने की कोशिश करेगा या फिर अपनी अनिच्छा से वह कार्य करेगा और उस कार्य में वह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा और कार्य कम होगा। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो आगे वह अपना कार्य कैसे बढ़ाएगा और उसमें कुशल और पारंगत कैसे होगा? जिसमें उसका दिमाग ही नहीं लग रहा है, जिसमें उसका दिल ही नहीं लग रहा है, वो कार्य इच्छा के विरुद्ध कर रहा है, विवश होकर कर रहा है, जाति के चलते कर रहा है, अपने घर वालों के प्रेशर में आके कर रहा है, तो ऐसे कार्य में न तो दिल लगता है, न दिमाग लगता है और न ही वह उस कार्य में कुशल और पारंगत हो सकता है। अतः ये निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। तो अपनी जो रुचि है, अपनी आत्मशक्ति है, उस सबको दबा देती है और वह नियमों में जकड़ कर हमें निष्क्रिय बना देती है। हम किसी काम के नहीं रहते अगर हम इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं तो इसमें भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब ने ये गंभीर स्थिति पर प्रकाश डाला है और ये बताने की कोशिश की है कि हमें जाति के आधार पर श्रम विभाजन नहीं करना चाहिए, जबकि कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, कार्य का विभाजन होना चाहिए। आगे दूसरे टॉपिक में, दूसरे पार्ट में वो बताना चाहते हैं कि हमारा समाज किस प्रकार का होना चाहिए। उनकी कल्पना दृष्टि के अकॉर्डिंग उनका आदर्श समाज कैसा हो, इस पर वह प्रकाश डाल रहे हैं। तो दूसरा टॉपिक है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। चलिए हम पढ़ते हैं। वो इस टॉपिक के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व भाव पर आधारित होगा। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके। तो उनका इस टॉपिक का माध्यम उद्देश्य यही है कि उनका आदर्श समाज ऐसा होना चाहिए कि उसमें गतिशीलता हो और समता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की भावना हो। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सरल भाषा में प्रस्तुत करने जा रही हूँ आज का टॉपिक, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। ये अस्वाभाविक भी नहीं है, मतलब ये सहज नहीं है कि जाति प्रथा के परिणाम, जाति प्रथा के आधार पर जो कार्य का विभाजन किया जाता है, उस बात से आप अवश्य ही ऊब गए हैं, परेशान हो गए हैं। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ कि इस समस्या से हमें कैसे छुटकारा मिले जो कि जाति प्रथा द्वारा काम दिया जाता है।
मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। तो आपके मन में जरूर ये बात आ रही होगी कि अगर मैं जाति के खिलाफ हूँ, जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच समाज में नहीं होना चाहिए, तो फिर मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बच्चों कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनका आदर्श समाज कैसा होगा। क्या ये ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मतलब बंधुता की भावना लोगों के मन में होनी चाहिए, सबको अपना भाई समझे और समानता की भावना होनी चाहिए सबके अंदर, सबको समान समझे, किसी को ऊंचा नीचा ऐसा नहीं। और सबके अंदर से स्वतंत्रता की भावना होनी चाहिए कि वह अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, वह किसी भी तरह का काम करे, उसके लिए किसी का दबाव उस पर नहीं होना चाहिए। तो ये भीमराव अंबेडकर का समाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। तो गतिशीलता का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि हमें परिवर्तित होते रहना चाहिए, परिस्थितियों के अनुसार हमें चेंज होते रहना चाहिए कि अब ये काम हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, इस काम से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो हम अपने लिए दूसरा रोजगार चुन लें। तो इस तरह का समाज में परिवर्तन होना चाहिए, गतिशीलता उसमें होनी चाहिए। ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और जब परिवर्तनशीलता समाज में रहेगी तो एक दूसरे के प्रति सबके मन में सहयोग की भावना भी होनी चाहिए, तभी हमारा समाज एक आदर्श समाज कहलाएगा। सामाजिक जीवन में अबाध मतलब बिना कोई बाधा के, बिना कोई प्रॉब्लम के, मुश्किल के। तो सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र क्या है? जिस तरह से दूध और पानी मिक्स होकर दूध ही दिखाई देता है, वैसे ही सारे लोग का रूप एक जैसा दिखाई देना चाहिए, मतलब उनकी भावना सबकी एक जैसी होनी चाहिए, तो तब भी वह लोकतंत्र कहलाएगा। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान का नाम है। तो यहाँ भीमराव अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो लोकतंत्र एक शासन करने की एक पद्धति नहीं कि राजतंत्र, गणतंत्र, लोकतंत्र ये सब शासन की पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र सिर्फ शासन की एक पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, एक नियम है, समाज के सभी अनुभवों का आदान प्रदान है कि एक दूसरे के अनुभव सब आपस में शेयर करें, तो वो लोकतंत्र कहलाता है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। जरूरी नहीं कि आप अपने साथियों के प्रति श्रद्धा रखें और सम्मान रखें, इतना जरूरी नहीं, जबकि अपने अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाएं और एक दूसरे को अपना भाई जैसा समझें। इसी प्रकार स्वतंत्रता का पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, तो गमन और आगमन से मिलाकर बना है गमनागमन, कि जाना और आना की स्वाधीनता। स्वाधीनता मतलब स्वयं के अधीन रहना, मतलब स्वतंत्र। गमनागमन की स्वाधीनता जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। तो हमें अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए,
अपनी शारीरिक सुरक्षा की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जीविकोपार्जन मतलब अपनी जीवनचर्या चलाने का, जीवन यापन करने का और जीवन के लिए कुछ उपयोगी धन जुटाने का हमें अधिकार होना चाहिए। अपनी संपत्ति का भी अधिकार होना चाहिए, मुश्किल के समय में अपने पास संपत्ति होनी चाहिए, तो यह अधिकार भी हमें होना चाहिए। तो और औजार और अपनी जीवन की सुरक्षा के लिए औजार और सामग्री रखने का भी अधिकार हमें होना चाहिए, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो इतने तो स्वतंत्रता हमें होनी चाहिए कि हम अपने जीविकोपार्जन के लिए मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए औजार रख सकें, आवश्यक सामग्री रख सकें, हम अपने लिए संपत्ति सुरक्षित रख सकें। तो ऐसी वाली स्वतंत्रता पर तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। तो इस स्वतंत्रता के साथ साथ मनुष्य की शक्ति के सक्षम मतलब उसकी सामर्थ्य, उसकी कैपेसिटी और प्रभावशाली प्रयोग, वह उसका जो सामर्थ्य है, उसकी जो योग्यता है, उसका प्रयोग करने की भी उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि उसके अंदर ये योग्यता है, ये कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग वह काम कर सके। तो इतनी भी स्वतंत्रता उसको दी जानी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। तो जाति प्रथा को जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा और संपत्ति के अधिकार वाली स्वतंत्रता तो मान लेंगे, लेकिन डॉक्टर बता रहे हैं कि मनुष्य के सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता वाला ये स्वतंत्रता का प्रयोग शायद लोगों को हजम नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर लोग अगर अपनी इच्छा अनुसार अपना व्यवसाय, अपना कारोबार, अपना जॉब नहीं चुन सकते, तो फिर एक तरह की गुलामी है, उसको स्वतंत्रता नहीं कह सकते। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बताया कि अगर हमें संपत्ति रखने का स्वतंत्रता मिल सकती है, जीवन यापन करने की स्वतंत्रता मिल सकती है, तो अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों नहीं मिल सकती, वो भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो जाति प्रथा के पोषक हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि आप जिस जाति में हो और जिस जाति का जो कार्य होता है आप उसी के अनुसार कार्य करो। लेकिन ये एक तरह से गुलामी है, ये दास्ता है, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, और अभी अपनी इच्छा से अगर कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो हम गुलाम हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो दास्ता मतलब गुलामी। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो दास्ता क्या है? दास्ता वह है कि हमें दूसरों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, दूसरों के कर्तव्यों का पालन हमें व्यवस्थापूर्ण मजबूरी में करना पड़ता है। हम चाहते नहीं लेकिन फिर भी हमें करना पड़ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणतः जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। तो जिस तरह से जाति प्रथा है वैसे ही ये कार्य का भार भी है कि जाति प्रथा में हम जाति के अकॉर्डिंग ही अपना जीवन जीते हैं। वैसे ही यहाँ पर ऐसा वर्ग बताया गया है जहाँ कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद्ध और अपना व्यवसाय चुनना पड़ता है, तो वो एक तरह से जाति प्रथा की तरह ही है। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा। समता मतलब समानता। समता के आलोचक ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। हाँ, बिल्कुल नहीं होते।
सब मनुष्य बराबर नहीं होते और उनका ये तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी ये विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी ये नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की समता 3 बातों पर निर्भर करती है। तो मनुष्य की जो कैपेसिटी है, जो योग्यता है, वो 3 बातों पर आधारित है। कौन कौन सी? शारीरिक वंश परंपरा, क्योंकि शारीरिक और शरीर के आधार पर और वंश परंपरा के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। सामाजिक उत्तराधिकार पर, सामाजिक उत्तराधिकार का अर्थ है सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां, जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। और अंत में तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों में निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, क्योंकि तीनों ही ऐसे तत्व हैं जिन पर हम गौर करें तो इनके आधार पर मनुष्य समान नहीं हो सकते। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर भी सब मनुष्य अलग अलग मिलेंगे। फिर सामाजिक उत्तराधिकार पर भी सामाजिक परंपरा के आधार पर सब मनुष्य अलग अलग मिलेंगे। उनका मतलब अलग अलग सबके पास धन संपदा होगी, जीवन यापन करने की अलग अलग सुविधाएं होंगी। फिर तीसरा मनुष्य के अपने प्रयत्न, तो कोई मनुष्य मेहनती होगा, कोई कम मेहनती होगा, तो किसी की योग्यता ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो इसके आधार पर भी अलग अलग होंगे सभी मनुष्य, सब में समानता नहीं हो सकती। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि हाँ, इन तीनों दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य समान तो नहीं होते, लेकिन क्या उनके साथ भेदभाव किया जाना चाहिए? क्या उनके साथ असमानता का व्यवहार किया जाना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है, तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? तो क्या मनुष्य, यहाँ पर ये लेखक बताते हैं कि असमान प्रयत्न, कि सब लोग अपनी अपनी कैपेसिटी, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रयत्न करते हैं जीवन में आगे बढ़ने का, तो उनका व्यवहार समान नहीं होता, उनका प्रयास जो है वो समान नहीं होता, अलग अलग होता है। लेकिन क्या इसके आधार पर हमें उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? हमें कम से कम उनके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। आगे बताते हैं कि उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी में मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही हम उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता। देखो, यहाँ पर उत्तम व्यवहार का मतलब ये है कि सब तरह से वह संपन्न हो, उत्तम कुल में पैदा हुआ हो, उत्तम उसको शिक्षा मिली हो, उत्तम पारिवारिक ख्याति हो उसकी, उत्तम पैतृक संपदा हो, धन संपदा उसकी उत्तम हो और उसकी प्रतिष्ठा भी उत्तम हो। तो इसके आधार पर उसको सब तरह से उत्तम माना गया है। लेकिन वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता कि उसको उत्तम व्यवहार उसके साथ ही किया जाए, बाकी किसी के साथ नहीं किया जाए। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य को अपने बस की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते, वहाँ प्रथम 2 आधार जो मनुष्य के अपने बस की बातें नहीं हैं, पर उसके साथ असमान व्यवहार नितांत अनुचित है और हमें ऐसे व्यवहारों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है, तो ये संभव है कि जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं,
तो अगर हम उनकी उत्तम हकदार के हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि फिर उनको आरंभ से समान अवसर दिए जाएं, समान भागीदारी उनको उपलब्ध करवाई जाए, तो सब आगे जाकर समान ही हो जाएंगे हर क्षेत्र में। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीति के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके, है ना। एक राजनेता होता है, वह बड़ी भीड़ में जाता है अपने वचनों को प्रकट करने के लिए, लेकिन उतनी भीड़ में वह सबके साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता, जबकि हमें पता है कि सबका स्वभाव, सबकी ज़रूरतें सब अलग अलग होती हैं, लेकिन उसके अनुसार वह सबसे अलग अलग व्यवहार नहीं करता। वह सबके साथ समान व्यवहार के साथ ही अपनी वार्तालाप रखता है। उसके लिए संभव ही नहीं है कि सबकी क्षमताओं के आधार पर वह बातें करें उनसे। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार करना कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों और श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। ये व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो इसलिए एक राजनेता है वह सबके साथ समान व्यवहार करता है, क्योंकि उसको सब जगह, हर वर्ग में, हर कॉलोनी में सबके लिए समान सुविधाएं उपलब्ध करवानी होती हैं। तो इसके लिए उसको सबके साथ समान व्यवहार करना पड़ता है और समान तरह की सबके साथ समान आचरण करना पड़ता है। सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ ये व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, मतलब समानता का व्यवहार देखा जाए तो काल्पनिक लगता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार बहुत मुश्किल है करना, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। तो ये काल्पनिक लगता है सबके साथ समान व्यवहार करना, लेकिन एक राजनेता के लिए यही व्यवहार की एक कुशल और एक मात्र सही उचित कसौटी है जिस पर उसको खरा उतरना होता है। सबके साथ समान व्यवहार करके ही एक राजनेता सफल हो सकता है। इस पाठ के महत्वपूर्ण सभी प्रश्न उत्तरों की चर्चा करने वाली हूँ जो कि पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर आसान तरीके से आपको समझाऊंगी और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए शुरू करें। पहला है प्रश्न नंबर 1, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इस पाठ के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी प्रश्नों पर गौर करना चाहिए। तो जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर का क्या तर्क है। उत्तर है जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के निम्नलिखित तर्क हैं। कौन कौन से हैं। पहला है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। दूसरा है सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। थर्ड है भारत में जाति प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता, वह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। और चौथा है जो शुल्क विपरीत परिस्थितियां में बालक अपराध करता है और भूखे मरने की नौबत आ जाती है। बच्चों इस लाइन को सही कर लीजिएगा कि जो विपरीत परिस्थिति आती है तो बालक अपराध करता है, क्योंकि उसके पास जो काम होता है वह जन्म के आधार पर होता है और उस जन्म के आधार पर होने के कारण कभी कभी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। ऐसे में वह क्या करता है, अपराध
करता है और उसके भूखे मरने की नौबत आ जाती है। तो भूखे मरने की नौबत किसी के साथ होगी तो वह गलत काम करेगा ही। तो इसलिए अंबेडकर ने ये तर्क दिए हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन होना चाहिए, कि लोग श्रम करते हैं लेकिन उनका श्रम, उनका काम, उनकी मेहनत कौन से कार्य के लिए ज़्यादा है, उसके अनुसार उनको नौकरी व्यवसाय चुनना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही? क्या ये स्थिति आज भी है? उत्तर है, जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण बनती रही क्योंकि यहाँ जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। पेशे मतलब एक व्यवसाय में बांध देती है कि जिसका जन्म जिस जाति में हुआ है वह उसी जाति का कार्य करेगा। तो एक तरह से उसका पेशा पहले से ही निर्धारित हो जाता है, जन्म से पहले ही, कि उसका बेटा है, उसके पिताजी ने ये काम किया तो उसका बेटा भी वही करेगा। तो ये नहीं होना चाहिए। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में ये स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन ही हो जाते हैं जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भूखमरी व बेरोजगारी बढ़ती है। तो आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए टेक्निक के कारण नए नए कंपनियां स्थापित हो रही हैं और उससे नए नए रोजगार मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो नया रोजगार करने की अनुमति नहीं होती। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर उनका जो व्यवसाय पहले से करते आ रहे हैं उनको वही करने पर मजबूर किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 3, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेखक के मत से दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता नहीं है। दास्ता की व्यापक परिभाषा है किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना। तो इस तरह से वह दास बनकर रह जाता है, बेचारा अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाता है। इसका सीधा अर्थ है उसे दास्ता में जकड़ कर रखना। इसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। अगर बच्चों आपको भी आपके घर वाले आपके मुताबिक कोई आपकी रुचि के अकॉर्डिंग किसी क्षेत्र में जाने के लिए मना करते हैं तो इस तरह से आप भी फिर दास ही कहलाएंगे। इसके लिए अपने घर वालों को उस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें और उस चीज़ की जानकारी दें। हो सकता है कि अपने घर वालों को उस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज न हो, इसके लिए भी ये हो सकता है, लेकिन आपका व्यवसाय उपयुक्त होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए और आपके भविष्य को सफल बनाने वाला होना चाहिए। तो ये ध्यान में रखें और ये सब बातें बताते हुए अच्छा व्यवसाय चुनने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 4, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? प्रश्न समझ में आया बच्चों कि वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता होती है, इसके बावजूद अंबेडकर चाहते हैं कि सब समान रहें। तो ऐसा आग्रह क्यों करते हैं? तो उत्तर है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अंबेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। वे शारीरिक वंश परंपरा व सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर असमान व्यवहार को अनुचित मानते हैं। उनका कहना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान व्यवहार और समान अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। प्रश्न नंबर 5, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है। तो जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो हम लेखक की बात से बिल्कुल सहमत हैं। उन्होंने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन, जातिवाद को नष्ट करना चाहा। मतलब किससे? समानता की भावना से। अगर लोगों में समानता की भावना रहेगी, ऊंच नीच छुआछूत की भावना, भेदभाव नहीं रहेगा,
तो अवश्य ही जातिवाद का नाश हो जाएगा। जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियाँ और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। भावनात्मक समत्व तभी आ सकता है जब समान भौतिक स्थितियाँ जीवन सुविधाएं उपलब्ध होंगी। समाज में जाति प्रथा का उन्मूलन समता का भाव होने से ही हो सकता है। मनुष्य की मानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। तो शहर में कॉन्वेंट स्कूल व सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के बीच स्पर्धा में कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी ही जीतेगा, क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं मिली हैं। तो इस तरह का उदाहरण अम्बेडकर ने दिया है कि सबको अगर समान सुविधाएं और भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, समान अवसर आगे बढ़ने के दिए जाएं, तो समानता की भावना आएगी और जातिवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। आदर्श समाज के 3 तत्वों में एक भारतत्वता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। क्या भारतत्वता में स्त्रियां भी शामिल हैं? तो इस प्रश्न का आपको बताना है कि भारतत्वता शब्द से कहाँ तक आप सहमत हैं। उत्तर है, लेखक ने अपने आदर्श समाज में भ्रातृता के अंतर्गत, भ्रातृता का मतलब क्या है? भाईचारा, आपस में भाईचारे की भावना, तो इसके अंतर्गत स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। भ्रातृता से अभिप्राय भाईचारे की भावना अथवा विश्व बंधुत्व की भावना। जब ये भावना किसी व्यक्ति विशेष या लिंग विशेष की है ही नहीं, तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। आखिर स्त्री का स्त्री के प्रति प्रेम भी तो बंधुत्व की भावना को ही प्रकट करता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। प्रश्न नंबर 7, डॉक्टर अंबेडकर के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए कि गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। कितना अच्छा प्रश्न है, और ये पाठ से हम अच्छे से अवगत हो चुके हैं कि लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो पेशा है, जो व्यवसाय है, पहले से जो उनके घर में चला आ रहा है, वह अपने बच्चों के लिए भी पहले से निर्धारित कर लेते हैं। उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उससे पहले ये दिमाग में रहता है कि ये बच्चा यही कार्य करेगा। तो उत्तर है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारत की जाति प्रथा पर सटीक विश्लेषण किया है। यहाँ जाति प्रथा की जड़ें बहुत गहरी हैं। जाति व धर्म के ठेकेदारों ने लोगों के पेशे को जन्म से ही निर्धारित कर दिया, भले ही उसमें पारंगत हो या नहीं हो, चाहे वो बच्चा उसमें रुचि रखता हो या नहीं रखता हो, लेकिन जाति के जो ठेकेदार हैं वो तो उससे वही काम करवाएंगे। इस व्यवस्था को श्रम विभाजन के नाम पर लागू किया गया। आज ये स्थिति नहीं है। शिक्षा, समाज सुधार, तकनीकी विकास, सरकारी कानून आदि कारण जाति के बंधन ढीले हो गए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में जाति का महत्व नगण्य हो गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव की कल्पना के आदर्श समाज के आधारभूत बातें संक्षेप में समझाइए। आदर्श समाज की स्थापना में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की सार्थकता पर अपने विचार प्रकट कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आदर्श समाज में उन्होंने कौन कौन से तत्व शामिल किए हैं। तो ये आधारभूत बातें जो हैं वो हैं, पहला है उनका ये आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भारतत्वता पर आधारित होगा। दूसरा है, उस समाज में गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। गतिशीलता का मतलब क्या है कि जब भी परिवर्तन हो किसी प्रकार का समाज में, टेक्नोलॉजी के कारण या दूसरे कारण से, तो उसमें व्यक्तियों को अपने सुविधा के अनुसार या अपनी मेहनत के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार वो क्षेत्र चुन लेना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ सके। तीसरा है, ऐसे समाज के बहुविधि हितों में सबका भाग होगा, सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। और लास्ट है, सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर के विचार निश्चित रूप से क्रांतिकारी हैं, परंतु व्यवहार में ये बेहद कठिन है। व्यक्तिगत गुणों के कारण जो वर्ग समाज पर कब्जा किए हुए हैं, वे अपने विशेषाधिकारों को आसानी से नहीं छोड़ सकते। यह समाज कुछ सीमा तक ही स्थापित हो सकता है। अगला प्रश्न, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? तो जाति प्रथा के आधार पर आपको बताना है। उत्तर है, जाति और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति के नियामक विशिष्ट वर्ग के लोग हैं। जाति वाले व्यक्तियों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्थापक अपने हितों के अनुरूप जाति व उसका कार्य निर्धारित करते हैं। वे उस पेशे को विपरीत परिस्थितियों में भी नहीं बदलने देते, भले ही लोग भूख मर जाएं। श्रम विभाजन में कोई व्यवस्थापक नहीं होता। ये वस्तु की मांग, तकनीकी विकास और सरकारी फैसलों पर आधारित
होता है। इसमें व्यक्ति अपना पेशा बदल सकता है, लेकिन जाति प्रथा ऐसा है कि उसके चलते इंसान अपना पेशा नहीं बदल सकता। जबकि श्रम विभाजन ये है कि आप जैसा कार्य करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग व्यवसाय मिल जाएगा। लेकिन जाति प्रथा में आप किसी भी चीज़ में पारंगत हो, लेकिन जाति के चलते, उसके बंधन के चलते आप अपने इच्छानुसार वो कार्य नहीं कर सकते। लोकतंत्र से लेखक का क्या अभिप्राय है? अच्छा प्रश्न है बच्चों। लेखक कहता है कि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं, ये मूलतः सामूहिक दिनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का लाभ प्राप्त है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। उनका मानना है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का नाम ही लोकतंत्र है। इनमें सभी का सहयोग होना चाहिए। लेखक ने मनुष्य की क्षमता के बारे में क्या बताया? अच्छा प्रश्न है। पहला बताया शारीरिक वंश परंपरा, दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिसके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करता है। और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। तो लेखक का मानना है कि असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। वे प्रथम दो बातों पर असमानता को अनुचित मानते हैं। आगे का है श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो श्रम विभाजन के कारण भी जाति प्रथा दोषपूर्ण है। कैसे? लेखक कहता है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा दोषों से युक्त है। इस विषय में निम्नलिखित तर्क देता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा से नहीं होता, पहला। दूसरा है मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। और तीसरा है जाति प्रथा के कारण मनुष्य में दुर्भावना से ग्रस्त रहकर चालू काम करने नहीं आएगा बच्चों यहाँ पर, चालू काम करने से और कम काम करने की भावना उत्पन्न होती है। अगर बच्चे को किसी भी व्यक्ति को अपने रुचि के अनुसार अगर कार्य नहीं मिलता है तो वह उस कार्य को या तो ऐसे ही निपटा देगा या फिर उसमें रुचि नहीं लेगा, काम वो करेगा ही नहीं, या फिर चलता फिरता काम करके उस काम को रफा दफा कर देगा। लेकिन अगर उसकी योग्यता के अनुसार उसे काम मिले तो वह ज़्यादा उत्साह के साथ वह कार्य निपटाएगा। जाति प्रथा के कारण श्रम विभाजन होने पर निम्न कार्य समझे जाने वाले कार्यों को करने वाले श्रमिक को भी हिंदू समाज घृणित व त्याज्य समझता है। तो समाज में निम्न काम करने वाले को चाहे उसकी रुचि के अनुसार वह कर रहा हो, लेकिन समाज उसको नीची दृष्टि से देखता है, घृणित दृष्टि से देखता है। इसके लिए भी लोग चाहते हुए भी वो कार्य नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 13, डॉक्टर अंबेडकर समता को काल्पनिक वस्तु क्यों कहते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर का मानना है कि जन्म, सामाजिक स्तर, प्रयत्नों के कारण भिन्नता व असमानता होती है। पूर्व समता एक काल्पनिक स्थिति है। इसके बावजूद वे सभी मनुष्यों को विकसित होने के समान अवसर देना चाहते हैं। वे सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार चाहते हैं। हर बार एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो यहाँ शामिल किए गए हैं। विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और साथ ही जो संभावित प्रश्न हैं एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसकी रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की रचना है ये। किसके पोषकों की कमी नहीं है? जातिवाद, श्रमवाद, धर्मवाद, राजनीति। तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब जातिवाद को समर्थन देने वाले लोग बहुत हैं। कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कौन सा समाज? आदिमानव समाज, सभ्य समाज, सभ्य आधुनिक समाज, सभ्य पुरातन समाज। तो सभ्य आधुनिक जो समाज है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है कि कार्य की कुशलता के अनुसार ही मतलब श्रम का विभाजन होना चाहिए। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? देश विभाजन का, श्रम विभाजन का, समाज विभाजन का, गृह विभाजन का। तो जाति प्रथा है वो श्रम विभाजन का दूसरा रूप है। किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था नहीं होती। श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन
श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक विभाजन, श्रमिकों का एक ही वर्ग में विभाजन, श्रमिकों का किसी भी वर्ग में स्वाभाविक विभाजन। तो किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था नहीं होती। श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन, ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। किस देश की जाति प्रथा ऊंच नीच में भेदभाव करती है? चीन, अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। तो भारत की देश की जाति प्रथा है वो ऊंच नीच में भेदभाव करती है। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनना चाहिए? जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं बनना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है? तो हिंदू धर्म है वो व्यक्ति को जाति प्रथा के अनुसार पैतृक काम अपनाने को मजबूर करता है। भारत में पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा किसको बढ़ावा दे रही है? तो बेरोजगारों को बढ़ावा दे रही है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा किससे युक्त है? तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं रहता? मनुष्य की शिक्षा पर, मनुष्य की समझदारी पर, मनुष्य की स्वेच्छा पर, मनुष्य की गलती पर। तो जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। श्रम विभाजन पर मनुष्य की किस भावना का कोई महत्व नहीं रहता? तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रहता। जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में क्या प्राप्त नहीं होती? तो जब व्यक्ति दिल और दिमाग से काम नहीं करता तब काम में कुशलता प्राप्त नहीं होती। जाति प्रथा किस पहलू के लिए हानिकारक है? तो जाति प्रथा आर्थिक पहलू के लिए हानिकारक है। जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे निष्क्रिय बना देती है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, ये किसकी रचना है? तो ये भी भीमराव अंबेडकर की रचना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज किस पर आधारित है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित है। आदर्श समाज में क्या होना चाहिए? आदर्श समाज में गतिशीलता होनी चाहिए। किस जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन तथा अवसर उपलब्ध हैं? तो किस जीवन में? सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन और अवसर उपलब्ध है। अंबेडकर ने भाईचारे का वास्तविक रूप किस मिश्रण की तरह माना है? तो अंबेडकर ने भाईचारे का वास्तविक रूप दूध पानी की तरह माना है। सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, उसका नाम है लोकतंत्र। मनुष्य की शक्ति के समक्ष एवं प्रभावशाली प्रयोग की प्रदान की जाए, स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वतंत्रता, जीविका। तो स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा है? तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द विवाद का विषय रहा है। मनुष्य की क्षमता कितनी बातों पर निर्भर करती है? मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को क्या नहीं कहा जा सकता? अनुचित, उचित, ठीक, सही। तो अनुचित नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए क्या देना सर्वथा उचित है? तो व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए प्रोत्साहन देना उचित है। समाज के सदस्यों को आरंभ से ही क्या उपलब्ध कराया जाना चाहिए? समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किस पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है? तो राजनीतिज्ञ जो होते हैं, नेता लोग, उनका ज़्यादा जनसंख्या के बीच में जाने का काम पड़ता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा राजनीतिज्ञ।
समाज को किस दृष्टिकोण से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है? तो समाज को मानवता दृष्टिकोण से दो वर्गों और श्रेणियों में बांटना अनुचित है। क्या काल्पनिक जगत की वस्तु है स्वतंत्रता, जातिवाद, भ्रातृता, राजनीति, समता, असमानता, सिद्धांत? तो समता जो है वह काल्पनिक जगत की वस्तु है। समता राजनीति के व्यवहार की एकमात्र है। राजनीति व्यवहार की एकमात्र कसौटी है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को कौन सा पेशा चुनने की अनुमति देती है? अंबेडकर के अनुसार हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को पैतृक पेशा चुनने की अनुमति देती है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि अंबेडकर के अनुसार जो अपना हिंदू धर्म है वो उसमें बहुत दोष हैं। वो हमेशा उस धर्म में यही रहता है कि जाति प्रथा है वो पैतृक पैसे पर आधारित है। मतलब जो पिता जो कार्य कर रहा है वही उसका बेटा भी वही कार्य करेगा। तो ऐसी धारणा अपने हिंदू धर्म में ही है। स्वतंत्रता, समता, भारतता या भ्रातृता आएगा पर आधारित समाज को अंबेडकर ने कैसा समाज कहा है? तो ऐसा समाज आदर्श समाज होता है। अंबेडकर ने किसके वास्तविक रूप को दूध और पानी के मिश्रण की भांति बताया है? भाईचारे को वास्तविक रूप से दूध और पानी का मिश्रण बताया है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो बेरोजगारी का कारण बनी हुई है, क्योंकि पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है भारत समाज में, हिंदू समाज में। आजकल तो फिर भी बहुत चेंज हो गया है, लेकिन पहले ऐसा था कि जो अपने पूर्वज करते आ रहे हैं वही कार्य हमें भी करना है। तो इसके लिए मतलब फिर बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है उससे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। आप अपनी तैयारी बरकरार रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।